तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत वेलकम है। तो देखिए, कुषाण युगीन समाज और संस्कृति के बारे में मैंने कंटेंट तैयार किया है। तो हमारे पास कोई ऐसा मानक होना चाहिए जिसके ज़रिए हम इतिहास का अध्ययन कर सकें, क्योंकि ये बात मैंने आप लोगों से कही है कि इंसान का अपना जो नज़रिया होता है इतिहास को देखने का, वो ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है। जो इतिहासकारों का अपना मत किताबों में होता है उसकी अहमियत तो होती ही है, लेकिन हमें अपनी विश्लेषण शक्ति पर भी भरोसा रखना चाहिए। तो देखिए, अभी आपके सामने यहाँ मैं एक ऐसी चीज़ पेश करने जा रहा हूँ जिसके आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। यानी हम कोई ना कोई मानक, कोई ना कोई पैमाना ऐसा लेकर चले जिसको कि अप्लाई करने के बाद इतिहास का हमको ज्ञान हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट तैयार किया है वो कंटेंट हूबहू ऐसे ही बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसी के आधार पर मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, पहली चीज़ होती है किसी भी समाज का, यानी किसी भी हम अगर किसी भी काल के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए धन के बारे में, यानी धन के स्रोत के बारे में देखना चाहिए। क्योंकि धन जो होता है उसी के पास शक्ति होती है, यानी जिसके पास पैसा होगा उसी के पास शक्ति होगी। धन से समाज के अंदर स्तर निर्मित होते हैं। जैसे समाज के अंदर आप देखिए तो एक स्थिति दिखाई पड़ती है, नंबर 1 ले लेते हैं हम, नंबर 2 ले लेते हैं और ये नंबर 3 ले लेते हैं। ये एक समाज का वर्ग, मैंने मतलब स्तर बताया है कि किस तरीके से पैसे के आधार पर समाज के अंदर लोगों के स्तर पर संरचना दिखाई पड़ती है। जैसे अगर पैसा किसी के पास ज़्यादा है, मान लिए जैसे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, तो वो संपन्न वर्ग में आ जाएंगे। फिर एक मध्यम वर्ग भी हमारा होता है और एक हमारा निम्न वर्ग भी होता है। तो जिसके पास मानी बात है कि पैसा होगा, शक्ति होगी, वही सत्ता के ऊपर क्या होगा, हाँ मतलब प्रभावी होगा। सत्ता का संचालन तो उन्हीं लोगों के हाथ में होता है ना, जिनके पास पैसा होता है, दौलत होती है। वही लोग जो है सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए धन के वितरण पर, यानी किस तरह से पैसा आ रहा है उस समाज के अंदर, उस सभ्यता के अंदर, पैसे के आगमन के कौन कौन से स्रोत हैं, विदेशी व्यापार कहाँ कहाँ से हो रहा है, खेती की क्या दशा है, तो जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, प्रकार होते हैं धन के सृजन के, कह सकते हैं आप, तो इसके बारे में देखना चाहिए। जब हम धन के वितरण को किसी भी समाज में देख लेंगे तो पता ये लगेगा कि उस समाज की संरचना कैसे थी। क्योंकि धन के आधार पर ही नगरीकरण भी होता है, क्योंकि जब पैसा आएगा तभी नगरीकरण होगा, अच्छे मकान देखने को मिलेंगे। रोज़गार का जो सृजन होता है वो भी धन से ही होता है। जब विदेशी व्यापार बहुत तेज़ होगा तो रोज़गार का सृजन होगा, क्योंकि उत्पादन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब उत्पादन होगा तभी निर्यात होगा, तो फिर बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी, तो रोज़गार का सृजन भी होगा, कला संस्कृति का विकास होगा, साहित्य का भी विकास होगा, राज दरबार के अंदर विद्वानों को शरण मिलेगी। तो सारे काम देखने को धन के आधार पर ही मिलेंगे। तो इसलिए अगर हम किसी एक चीज़ को लेकर के अध्ययन करें तो फिर ज़्यादा बेहतर होता है। होता यह है, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो उच्च वर्ग में जाने की कोशिश करते हैं, पूंजीपति वर्ग में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पूंजीपति जो वर्ग होते हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि मध्यम वर्ग के लोग अपने मेहनत के आधार पर या कुशलता के आधार पर वो आसानी के साथ यहाँ प्रवेश कर जाएं। क्योंकि अगर यहाँ लोग इधर से इधर ज़्यादा तेज़ी से आने लगेंगे तो यहाँ प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, इनको संकट दिखने लगेगा। तो पूंजीपति वर्ग के लोग हमेशा कोशिश करते हैं हर समाज के अंदर कि मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा जो है एंट्री ना उनकी होने पाए उच्च वर्ग के लोगों में, यानी समृद्ध वर्ग जो मतलब जिनके पास पैसा है, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, तो वहाँ ना जाने पाएँ। तो इसके लिए तरह तरह से सरकार पर प्रभाव डाला जाता है। आज के उसमें अगर देखेंगे तो जैसे नोटबंदी है, भारत में लागू कर दी गई, तो जितने भी मध्यम वर्ग के लोग थे जिनके पास धन का सृजन हो रहा था, जो उच्च वर्ग में यानी पूंजीपति वर्ग में शामिल हो सकते थे, जब नोटबंदी लागू हुई तो मानी सी बात है कि कुछ काल के लिए फिर क्या होगा कि उत्पादन जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। जैसे ही नोटबंदी लागू होगी डिमांड कम हो जाएगी, जैसे ही डिमांड कम होगी वैसे ही रोज़गार पर रखना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं। तो सीधी सी बात है कि हर क्षेत्र में कमी होगी, तो फिर होगा ये कि जिनके पास पैसा है वो तो इसको उठा ले जाएंगे। अगर नोटबंदी लागू की जाती है तो वो तो इसको सह लेंगे, लेकिन मध्यम वर्ग के लोग नहीं सह पाएंगे। तो इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहते हैं। और मानी सी बात है कि जब ऐसा कुछ किया जाएगा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा सरकार पर प्रभाव डाल के ऐसा किया जाएगा, तो कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो अमूमन जो है धर्म को दे दिया जाता है। जब धर्म को दिया जाता है तो धार्मिक गौरव दिया जाएगा और किसी दूसरे संप्रदाय के प्रति संघर्ष की स्थिति देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो समाज के अंदर जब चलती हैं, तो हम जब सही विश्लेषण करेंगे तो हमें पे इतिहास
का पता चलेगा। चाहे वो आज हमारे भारत की स्थिति हो, चाहे वो अमेरिका की स्थिति हो, किसी भी देश का इतिहास हो, इतिहास हमेशा गतिमान रहता है। वह होता ये है कि हम अगर तार्किक होंगे, सही से हमारा दृष्टिकोण ओपन होगा, किसी के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होगी, तटस्थ होकर के हम देखेंगे कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से समाज हमारा आगे जा रहा है, तब जा कर के हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। कुषाण युगीन समाज में हम देखते हैं कि धन का आगमन कहाँ कहाँ से हो रहा था। तो पहली चीज़ दिखाई पड़ रही है कि जो रेशम है, ये तो मानी सी बात है कि चीन से रेशम खरीद करके भारत के लोग मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, चीन से रेशम खरीद लेते थे और उसके बाद वो अपने गोदामों में रख लेते थे, फिर मध्य एशिया के देशों में, यूरोप के देशों में उसका निर्यात कर दिया जाता था। तो उससे बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी का सृजन हो रहा था, धन का आगमन भारत में हो रहा था, क्योंकि रोम से जो व्यापार हो रहा था रेशम का, उससे जो है वो भारत को स्वर्ण मुद्रा की प्राप्ति हो रही थी। वहाँ से सोना बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में जो है भारत में आ रहा था। इसी वजह से कुषाण काल में स्वर्ण के सिक्कों में ज़्यादा शुद्धता दिखाई पड़ती है। जो सिक्के हैं वो 92% आप मानेंगे कि सोने के अंदर शुद्धता है। तो ये चीज़ दिखाई पड़ रही है कि तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रेशम का ही हो रहा है, बल्कि हाथी दांत है, दवाएं हैं, मसाले हैं, रत्न हैं, ये सारी चीज़ें, मलमल है, मलमल की साड़ियाँ जाती थी यूरोप में, तो यूरोप की स्त्रियां जो है वो भारतीय साड़ियों को बहुत पसंद करती थी। तो ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि किन किन चीज़ों का निर्यात हो रहा था, क्योंकि वो जो चीज़ जा रही है बाहर, वो भारत के लिए कह सकते हैं कि एक समृद्धि लेके आ रही है। उस समय का जो भारत रहा होगा या कुषाण साम्राज्य की जो स्थिति थी, तो उस साम्राज्य के अंदर धन का आगमन तो हो रहा है, उससे उस साम्राज्य की शक्ति भी बढ़ी हुई है। जब पैसा आएगा तभी सेना को वेतन भी दिया जा सकेगा, शक्तिशाली सेना भी होगी। तो ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है। देखिए कुषाण काल में जो आर्थिक समृद्धि देखने को मिलती है, समृद्धि रेशम के मार्ग पर नियंत्रण कारण थी, क्योंकि रेशम का मार्ग कुषाण साम्राज्य से ही होकर जाता था। तो ऐसे में भारतीय व्यापारियों ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। तो दूसरे जो देश के व्यापारी आते थे भारतीयों से रेशम लेकर के, जो भी वस्तुएं हैं उसको लेकर के और निर्यात कर दिया जाता। पूरी एक समझ सकते हैं कि आप एक श्रृंखला जो है ऐसे करके चेन बनी हुई थी, हर जगह के अपना एक केंद्र हुआ करते थे। और मान लिए चीन से यहाँ पर रेशम आ रहा है, यहाँ भारतीय हैं, इन्होंने यहाँ सेंटर पे पहुँचा दिया, फिर यहाँ से सेंटर पे गया, फिर यहाँ पर सेंटर पे आया, इस तरह से हस्तांतरित हो जाता था। तो एक पूरी व्यवस्था जो है चेन श्रृंखला देखने को मिलती है। तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, क्योंकि ईरान के साथ इसी समय रोम के साम्राज्य का भी उदय हो रहा था। तो ईरान को पार्थिया कहते थे, तो रोम का ईरान के साथ अच्छा संबंध नहीं था, इसलिए रोम के व्यापारियों ने भारत के लोगों के साथ संपर्क साधा रेशम के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। तो इसलिए भारतीय व्यापारियों ने देखिए मध्यस्थ का काम करना शुरू कर दिया था। तो ये देख लेना चाहिए जब हम स्टडी करें किताब में कि किन किन वस्तुओं का भारत से निर्यात होता था। तो मानी सी बात है कि उतनी ही संख्या में मतलब स्वर्ण मुद्रा जो है, मतलब स्वर्ण का जो भंडार है यूरोप का, वो भारत में आना शुरू हो जाएगा। तो प्रचुर मात्रा में सोने का आगमन हुआ था। फिर देखें इसी समय रोम के साम्राज्य का उदय हो चुका था, अतः बड़े स्तर पर विलासिता की वस्तुएं भारतीय व्यापारियों से खरीदी जाती थी। विलासिता की वस्तुएं, क्योंकि रोम के अंदर जो आप कह सकते हैं मध्य एशिया में जो छोटे छोटे राज्य हैं या रोम के अंदर जो संपत्तिशाली लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो वो वैभव की वस्तुओं में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उसको ज़्यादा खरीदते हैं, उनका अपना सामाजिक स्तर जो है बना रहता है। तो इसलिए रेशम की खरीदारी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही थी, क्योंकि वस्त्रों की भूमिका समाज में प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कीमती वस्तुओं का वैसे भी जो है उपभोग जो है वो उच्च वर्ग के लोग करते रहे हैं। तो इससे मानी सी बात है कि जो भी कीमती वस्तुएं हैं उसमें मुनाफा ज़्यादा होगा, तो इसका लाभ भारत को मिला। तो इसी कारण पश्चिमोत्तर क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ पर बहुत समृद्धि देखने को मिलती है। तो ये बात समझ में आई कि रोम के साम्राज्य का इस समय उदय हो चुका था और रोम का जो है वो पार्थिया के साथ यानी ईरान के साथ अच्छा संबंध नहीं था। जब अच्छा संबंध नहीं होगा तो रोम के व्यापारियों ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो गोदाम बना करके जो व्यापारी वहाँ पर बैठे हुए थे और चीन से रेशम खरीद करके, तो फिर वहाँ से व्यापार होने लग गया, तो भारतीय व्यापारियों को लाभ मिला। अब देखिए रोम से जो व्यापार है, भारत के व्यापारी चीन से रेशम खरीद करके रोम को भेजते थे। रोम हर साल भारत से विलासिता की सामग्रियों पर 10 करोड़ देखिए सेस्टर्स जो है खर्च करता था। और इसको लेकर के चिंता भी जताई है। जो रोम के जो लेखक हैं, विद्वान हैं, पिलनी वगैरह ने ये बात खेद प्रकट किया है कि रोम जो है वो इतना ज़्यादा विलासिता की वस्तुओं पर खर्च कर रहा है, क्योंकि जब हम विलासिता की वस्तुएं खरीदते हैं तो स्वर्ण मुद्रा जो है वो स्वर्ण का भंडार जा रहा है, वो तो उसका तो निष्कासन हो रहा है उस देश से, तो उस देश की शक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। तो इसलिए चिंता भी प्रकट की गई है। तो देखिए क्या क्या जाता था, तो मसाला जा रहा है, मोती जा रहा है, मलमल जा रहा है, हाथी दांत की वस्तुएँ जा रही हैं, औषधियाँ जा रही हैं, चंदन जा रहा है, इत्र जा रहा है। तो ये सब कुछ थोड़ी मोड़ी संख्या में नहीं जा रहा था, बहुत बड़े स्तर पर जा रहा था। तो इसीलिए तो इतनी समृद्धि देखने को मिलती है कुषाण काल में। तो इसी कारण आप देखेंगे कला और कला के क्षेत्र में बड़ी प्रगति दिखाई पड़ती है।
स्थापत्य के क्षेत्र में भी देखेंगे 125 नगरों का उल्लेख तो रामशरण शर्मा ने ही किया है कि इस समय 125 नगर थे, यानी नगरीकरण की में तेज़ी देखने को मिलती है। तो फिर अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए सिक्कों का प्रचलन, जब व्यापार होगा तो क्योंकि व्यापार में भाई आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होगा, तो जब हम वस्तुएं दे रहे हैं तो स्वर्ण मुद्रा ले रहे हैं, वहाँ का जो मुद्रा है रोम की, जो भी सोना है जिस रूप में भी है उसको लिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, भारत में सोने का बहुत आगमन हुआ, तो इसलिए सिक्कों का प्रचलन भी देखने को मिलता है। और ये सिक्के जो है नियमित रूप से जारी किए जाते थे, नियमित रूप से इनका प्रचलन होता था। ऐसा नहीं है कि तांबे के सिक्के जारी नहीं किए गए थे। जो आंतरिक व्यापार था उसमें तांबे के सिक्के का अधिकतर उपयोग होता था। तो अब देखिए आप 123 और 124 ग्रेन के जो है सिक्के जो हैं ये, और जो सोना जो प्राप्त होता था कुषाण शासकों को, तो ये अल्ताई के पहाड़ हैं मध्य एशिया में, यहाँ से मिलता था, और रोम के साथ जो व्यापार हो रहा है वो वहाँ से स्वर्ण भंडार आ रहा है। तो इसलिए ये जो सोने का आगमन है इसके वजह से भी समृद्धि दिखाई पड़ती है। अब देखिए आप नगरीकरण है, नगरीकरण की स्थिति सीधी सी बात, जब समृद्धि बढ़ती है तो लोग अच्छे मकानों में रहना चाहेंगे। और फिर नगरीकरण का जो प्रोसेस होता है उसकी प्रक्रिया ऐसी है कि जब उत्पादन होगा, क्योंकि निर्यात हो रहा है लगातार, तो उत्पादन भी होगा, तो रोज़गार का सृजन होगा, तो गांव से लोग शहरों की तरफ आएंगे, तो नगरीकरण का विकास होगा। नगर इसी तरह बसते भी हैं क्योंकि नगरों में सुविधाएं होती हैं, आजीविका के अच्छे साधन होते हैं, हर इंसान की इच्छा होती है कि हम अच्छा जीवन जिएँ, तो इसलिए शहरों में वो चीज़ संभव होती है, तो लोग शहरों में आके रहते हैं, शहरों में सुविधाएँ होती हैं, सुरक्षा होती है। तो कुषाण काल में नगरीकरण की व्यापकता देखने को मिलती है। अब जब नगरीकरण होगा तो उसमें भवन भी होंगे, व्यापारी होंगे, हर प्रकार के लोग शहरों में रहते हैं। तो भवनों के निर्माण में मानी बात है, देखिए यहाँ पर ईंट का प्रयोग हुआ तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब छतों में देखिए पके खपरेल जो है लगाए जाते थे, यानी छतें जो है वो भी उनकी पके खपरेलों से सुसज्जित होती थी, अच्छे डिज़ाइन में रहती होंगी। फिर देखिए लौह उपकरण हैं, बड़ी संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं, हथियार भी दिखाई पड़ेंगे, हथियार बनाने की जो भट्टियाँ हैं दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि नगरों में सुरक्षा का भी इंतज़ाम होगा, तो इसलिए हथियार बनाना पड़ेगा, उसके लिए भट्टियाँ होनी चाहिए। मोहरें भी दिखाई पड़ती हैं, शंख देखिए दिखाई पड़ रहा है, धातु के उपकरण हैं। तो ये सारी चीज़ें नगरीकरण को ही बताती हैं, तो इसलिए सब प्राप्त हुआ है वहाँ पर। अब इसे देखिए कीमती पत्थरों के जो मनके हैं, हाथी दांत के हैं, कांच के उपकरण जो हैं देखिए इस्तेमाल किए जाते हैं, खास करके जो समृद्ध लोग होते हैं कांच के उपकरण इस्तेमाल करते हैं। तो आर.एस. शर्मा ने इस समय के 125 स्थलों की सूची जो है वो प्रस्तुत की है जो नगरों के रूप में प्रतिष्ठित थे। तो इतनी बड़ी संख्या में देखिए नगर दिखाई पड़ रहे हैं, तो समृद्धि की वजह से ही ऐसा है। फिर देखिए आप धर्म के मामले को देख लें, कनिष्क ने क्योंकि बौद्ध धर्म को महायान जो शाखा होती है उसका संरक्षण किया था, तो बौद्ध धर्म का भी प्रसार हुआ। तो अब इसमें हुआ यह कि मध्य एशिया के बहुत सारे इलाकों में कनिष्क ने प्रयास किया कि वहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हो। तो देखिए आपकी कनिष्क के साथ, मतलब कनिष्क किस तरह से बौद्ध धर्म में हुए, तो जो सुदर्शन नामक बौद्ध भिक्षु थे, विद्वान थे, इन्होंने कनिष्क को जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो ये कुषाण काल में बौद्ध धर्म की सबसे अधिक उन्नति कनिष्क के समय में हुई। कनिष्क को बौद्ध धर्म में लाने का श्रेय सुदर्शन नामक बौद्ध आचार्य को दिया जाता है। पेशावर के चैत्य का निर्माण जो है वो कनिष्क ने किया था। बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए चैत्य का निर्माण कराया था पेशावर में, ये पेशावर के अंदर। और चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। इसी तरह कनिष्क ने मध्य एशिया में अनेक विहार, स्तूप एवं मूर्तियों का निर्माण कराया। काशगर देखते हैं आप, यहाँ पर मिलेंगे, काशगर है, खोतान है, कूची है, यारकंद है, कड़ासार है, तुर्फानर है, आदि स्थानों पर अनेक विहार थे जहाँ बौद्ध भिक्षु जाकर के रहते थे। तो ये जो बौद्ध धर्म का आप देख रहे हैं जो प्रसार हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि व्यापारिक जब कोई स्थिति रहती है किसी भी देश की, व्यापार में मतलब प्रगति देखने को मिलती है, तो ऐसा धर्म जो बौद्ध धर्म जो शांति को ज़्यादा स्थापित करता है, व्यापारियों के ज़्यादा अनुकूल था, व्यक्तिगत साधना पर टिका हुआ था, कर्मकांड उसमें बाह्य स्तर पर नहीं थे कि कोई पुरोहित की व्यवस्था हो वो कर्मकांड कराएं तो उनका कोई धार्मिक लाभ हो, बल्कि वो तो व्यक्तिगत प्रयास पर टिका हुआ था। तो इसीलिए बौद्ध धर्म को चुना और फिर उसके प्रसार के लिए काम भी किया। तो इससे भी क्या होता है, जब हम शांति का पैगाम देते हैं दूसरे देशों में, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो स्थिति है चीन में, मध्य एशिया के देशों में वहाँ फैल रहा था, पहले से भी अशोक के समय से ही ये भूमिका तैयार हो रही थी, तो कनिष्क ने उसी को बल प्रदान किया। तो इससे क्या होता है, देशों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, दूसरे देश के भी राजा चाहते हैं कि हमारे देश में शांति हो। तो ऐसे धर्म के उत्थान के लिए तो फिर अलग अलग देश के राजा भी सक्रिय होंगे। तो इसीलिए देखेंगे चीन के राजा ने भारत में दूध भी भेजा था, और फिर यहाँ से बहुत सारी वस्तुएँ जो हैं वो, बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं, वो चीन ले जाए गए। चीन के बड़े, यहाँ भारत के बहुत बड़े विद्वान तो बौद्ध भिक्षु थे, वो चीन गए, वहाँ पर उनको रहने के लिए इंतज़ाम किया वहाँ के चीन के शासक ने। तो ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं।
तो अब देखिए चीन में बौद्ध धर्म आ जाता है। तो देखिए चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश 65 ईस्वी में हंग सम्राट मिंगती के शासनकाल में देखिए हुआ था। भारत में एक दूत भेजा था मिंगती ने, जो अपने साथ बहुत साहित्य मूर्तियां था। काश्यप, मातंग, देखिए काश्यप है, मातंग है एवं धर्मारण्य जैसे बौद्ध भिक्षु विद्वान जो है वो चीन जाकर के वहाँ पर ठहरे थे, रुके थे। वहाँ इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति भी देखिए कनिष्क के पीरियड में दिखाई पड़ती है। कनिष्क समय कश्मीर के कुंडल वन में जो है ये चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। अब किसी न किसी उद्देश्य से ही होगी, कोई भी चीज़ हो रही है तो इसकी अध्यक्षता भी कोई करेंगे, तो वसुमित्र ने किया था। उसके उपाध्यक्ष जो अश्वघोष थे, जो खुद एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। संगीति में बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के जो है त्रिपिटक जो होते हैं, 3 प्रकार के पिटक हैं, उनके प्रमाणिक पाठ तैयार किए गए थे। इसी तरीके से विभाषा शास्त्र जैसे बौद्ध ग्रंथों का संकलन इसी संगीति में किया गया था। तो भाई देखिए हीनयान और महायान, कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। महायान की बात करें तो अब महायान में कौन कौन सी बातें शामिल थीं, तो देखिए महायान में क्या होता है, महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाता है। तो यानी मूर्ति पूजा का प्रचलन महायान शाखा में देखने को मिलता है। महायान में बोधिसत्व की अवधारणा भी देखने को मिलती है। ये बोधिसत्व ऐसे महापुरुष होते हैं जिनका जो निर्वाण प्राप्त कर चुके होते हैं, इनको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन ये निर्माण प्राप्त करने के बाद भी लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को निर्माण मिल सके, इसके लिए ये लोग सक्रिय रहते थे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पर सेवा और परोपकार जो है वो सर्वाधिक बल दिया गया है। इसी वजह से बोधिसत्व जो है वो निर्वाण पाने के बावजूद भी पर सेवा और परोपकार के कारण जो है वो लोगों के निर्माण के लिए सक्रिय रहते थे। तो अब देखिए महायान आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है ना। ये महायान जो शाखा है बौद्ध धर्म की, वो आत्मा में भी विश्वास है उनका, पुनर्जन्म में भी विश्वास माना गया है और तीर्थों को भी इसमें स्वीकार किया गया है। तो महायान की जो बातें हैं वो यहाँ पर मैंने आपके सामने रखी हैं। अब देखिए हीनयान के बारे में देखें हम, क्योंकि महायान में बोधिसत्व की अवधारणा दिखाई पड़ती है, तो हीनयान में क्या है, अरहत की अवधारणा दिखाई पड़ती है। हीनयान में माना गया है कि व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से निर्वाण प्राप्त करना चाहिए और व्यक्ति अपने प्रयासों से ही वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। किसी दूसरे इंसान के प्रयास से वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जब हम कर्म करेंगे, जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे तभी तो हमको निर्वाण मिलेगा। किसकी सहायता कब तक लेते रहेंगे। तो व्यक्तिगत प्रयासों से जो है हीनयान में माना गया है कि निर्वाण की प्राप्ति होती है। और जब निर्वाण हो जाता है तो इसमें अरहत का पद मिल जाता है। अरहत का पद जो होता है वो निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को होता है। अब देखिए हीनयान में क्या क्या है कि मानी इस बात है कि मूर्ति पूजा का, भाई महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा तो होगी, लेकिन उनको जो है देवता नहीं माना जाएगा। बुद्ध को देवता नहीं माना गया है और ना ही उनकी पूजा की जाएगी। जब देवता मानेंगे तभी पूजा करेंगे, और महायान शाखा में देवता माना गया तो पूजा की जाती थी, जबकि हीनयान में उनको देवता नहीं माना गया, इसलिए पूजा भी नहीं होती थी। अब इसमें कहा कि व्यक्ति अपने प्रयासों से ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। भक्ति और मूर्ति पूजा में सीधी बात है कि विश्वास नहीं होगा। और हीनयान जो है वो अरहत पद को मानता है, यानी अरहत ऐसे लोग होते हैं जो अपने प्रयासों से निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, अपनी मेहनत से। उल्लेखनीय है कि महायान का आदर्श बोधिसत्व की स्थिति को प्राप्त करना है, जबकि हीनयान में अरहत पद को प्राप्त करना है। अब देखिए साहित्यिक प्रगति भी देखने को मिलती है। मानी सी बात है कि साहित्यिक प्रगति इसलिए होगी क्योंकि जब संपत्ति होती है, वैभव होता है, तो विद्वानों को संरक्षण भी मिलता है, उनको भी हर प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं। तो साहित्यिक प्रगति, कुषाण काल में साहित्यिक प्रगति देखने को मिलती है। कनिष्क विद्वानों को बहुत बड़ा संरक्षक था। उसके दरबार में उच्च कोटि के विद्वान एवं दार्शनिक निवास करते हैं। इन विद्वानों में देखिए अश्वघोष हैं, नागार्जुन हैं, वसुमित्र हैं, संगरक्ष हैं जो कि उसके कनिष्क के पुरोहित थे, ये मात्रचेट हैं। ये सारे विद्वान यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए विद्वान ही अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे। अश्वघोष है, इनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। इनके 3 जो है ग्रंथ दिखाई पड़ते हैं। बुद्ध चरित है, सौंदर्य नंद है, सारीपुत्र प्रकरण, इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये अश्वघोष ने लिखे हैं। विद्वानों ने अश्वघोष की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट, वाल्टेर आदि से की। उल्लेखनीय कि संगरक्ष जो थे वो कनिष्क के पुरोहित थे। तो ये दिखाई पड़ता है कि साहित्यिक प्रगति भी कनिष्क के समय में यानी कुषाण काल में बहुत दिखाई पड़ती है। अब हम देखते हैं नागार्जुन के बारे में, जो कि माध्यमिक जो है मतलब उसके ये आचार्य थे। इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। तो ये माध्यमिक दर्शन जो है इसी के आचार्य थे। इन्होंने जो पारमिता सूत्र की रचना की है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की है। इसी प्रज्ञा पारमिता सूत्र में शून्यवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया है। तो नागार्जुन काफ़ी फेमस है, आज भी जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो नागार्जुन भी कनिष्क की राजसभा निवास करते थे। नागार्जुन माध्यमिक दर्शन के आचार्य थे। इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था।
ये शून्यवाद का सिद्धांत इसमें बताया गया है कि बुद्धि की 4 प्रकार की कोटि होती है, जैसे सत की कोटि है, असत की कोटि है, सत और असत की कोटि है, ना सत ना असत की कोटि है। तो 4 प्रकार की जो कोटि है उसके आधार पर हम किसी भी वस्तु का स्वरूप नहीं ज्ञात कर सकते। तो ऐसे में वस्तु का स्वरूप फिर क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि बुद्धि की सीमा से परे है, जो वास्तविक जो सत्ता है वो बुद्धि की सीमा से परे है। तो ऐसे में हम क्योंकि उसको जान नहीं सकते तो उसका कोई नाम भी नहीं दे सकते। अब नाम नहीं दे सकते तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, तो फिर उसका शून्य नाम दे दिया। तो अब देखिए कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी देखें आपको प्रगति दिखाई मिलेगी। तो कनिष्क के काल में कला और स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति हुई थी। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में, जो राजधानी पुरुषपुर है पेशावर है, उसमें 400 फीट ऊंचा जो है विशाल स्तूप बनवाया था, जिसकी जो हाँ देखिए वो बनवाया था। यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसमें ताकि देखें। हाँ, जिसकी वेदिका जो है 150 फीट ऊंची थी। 150 फीट जो ऊंची इसकी वेदिका थी ये। और पास में ही एक विशाल संघाराम भी बना हुआ था जो कनिष्क चैत्य कहा जाता है, कनिष्क चैत्य कहा जाता है। इसी तरह तक्षशिला में सीधी सी बात है कि राजधानी पेशावर है तो उसमें एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। जब इतना बड़ा जो है वो चैत्य बनवाया जाएगा, विशाल स्तूप बनवाया जाएगा और फिर और सारे जो भवन बनाए जाएंगे, चैत्य बनाए जाएंगे, तो ये पता लगता है राजधानी में आकर के कि भाई राजा जो है वो किस धर्म के प्रति विश्वास रखते हैं। तो एक जो राजधानी है वहाँ पर बौद्ध धर्म का एक माहौल जो है वो कनिष्क ने निर्मित कर दिया था। अब इसी तरह देखें तक्षशिला के अंदर भी देखिए आप, तो धर्मराज का स्तूप है। इसका निर्माण हालांकि अशोक ने करवाया था, लेकिन आकार यानी इसका विस्तार करने का काम जो है वो कनिष्क ने किया था। तो धर्मराज का स्तूप जो है तक्षशिला में है। अब देखिए आगे चलते हैं। यह जो धर्मराज का स्तूप है ये गोलाकार मतलब उस पर बना हुआ था। माणिक्याल क्षेत्र में भी देखिए कई स्तूप दिखाई पड़ते हैं। इस स्तूप का चबूतरा जो है वो जो है जिस पर अर्धगोलाकार गुंबद 127 फीट व्यास का और 400 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। गंधार स्तूप जो है वो भी काफ़ी ऊंचे होते थे। इन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, यानी जो गंधार स्तूप बने हैं उस पर सीढ़ियाँ जो है चढ़ने के लिए बनाई जाती थी। वेदिका तथा तोरण का प्रयोग बंद हो गया था इस समय। स्तूप पर ही विविध शिल्प उत्कीर्ण किए गए हैं। संपूर्ण स्तूप बुर्ज जैसा दिखाई पड़ता है, यानी स्तूप जो है वो बुर्ज के आकार का दिखाई पड़ता है। इन स्तूपों पर गंधार शैली में प्लास्टर की गई प्रतिमाएं अंकित की गई हैं, यानी गंधार कला शैली में प्रतिमाओं का अंकन किया गया स्तूपों के ऊपर। कनिष्क के समय में सिरकप तथा कनिष्कपुर नामक नगर भी बसाए गए थे, यानी एक सिरकप नगर बसाया गया था और एक कनिष्कपुर। तो ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि किस तरह से स्थापत्य के क्षेत्र में काम हुआ था। अब देखिए गंधार कला के बारे में आते हैं, जो कि इस समय दिखाई पड़ती है कुषाण काल में। गंधार कला के अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ था। क्योंकि बुद्ध की मूर्तियाँ बोधिसत्व वो लोग थे जो निर्वाण प्राप्त कर चुके थे, और महात्मा बुद्ध की भी मूर्तियाँ बनेंगी ही बनेंगी। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, काले स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और चूने तथा पक्की मिट्टी से भी बनी हैं मूर्तियाँ। काली स्लेटी पत्थरों से भी बनी हैं, चूने से और पक्की मिट्टी से भी बनी हैं। ये मूर्तियाँ किस प्रकार की हैं, तो ध्यान महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे होंगे वृक्ष के नीचे, तो इस मुद्रा की भी मतलब ध्यान मग्न मुद्रा की मूर्तियाँ भी बनी हैं। पद्मासन करते हुए मूर्तियाँ भी दिखाई पड़ती हैं। तो अलग अलग प्रकार की मुद्राओं में मूर्तियों को बनाया गया है। अब इसमें कला में क्या हो रहा है कि यथार्थ चित्रण किया जाता है, यानी शरीर जैसा है उसी प्रकार के, जैसे वस्त्र हैं उसी प्रकार के, यानी शरीर की यथार्थता पर इसमें बल दिया गया है। जैसा शरीर है वैसा ही बनाया गया है। जैसे मांसपेशियों का और मूँछों का, लहरदार बालों का इसमें बहुत बारीकी के साथ अंकन हुआ है। बुद्ध की वेशभूषा जो है वो यूनानी है, उनके पैर में जूते दिखाए गए हैं और प्रभामंडल एकदम सादा है तथा अलंकरण रहित है, यानी जो प्रभामंडल है वो एकदम सादा है, उसमें अलंकार नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं गंधार कला में। अब बुद्ध के बाल देखिए घुंघराले दिखाए गए हैं इस कला के अंदर। पैर में जूता है भी है तो बाल जो है घुंघराले हैं। इस तरह बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो से मिलती हैं, दिखाई पड़ती हैं। इन मूर्तियों में वैसी सहजता और भावात्मक स्नेह नहीं दिखाई पड़ता है जैसा कि भरूच, सांची, बोध गया, अमरावती की मूर्तियों में दिखाई पड़ता है। वैसी सहजता जो है वो दिखाई नहीं पड़ती है। यानी मूर्ति को देख करके जिस प्रकार की कोमलता का एहसास होता है, एक अट्रैक्शन पैदा होता है। हालांकि अंकन जो हुआ है वो बाकायदा पूरे यथार्थता के साथ किया गया है, लेकिन एक जो हम कह सकते हैं कि देखने के बाद जो एक सहज एहसास होता है, फीलिंग, जो भावात्मक एक फीलिंग होती है, वैसा जो है उतनी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। अब देखिए देवी मूर्तियाँ भी दिखाई पड़ती हैं। अब देवी मूर्तियों में क्या है, गंधार कला में कुछ देवी मूर्तियों का भी अंकन हुआ है। इनमें हारीति और रोमा की मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। हारीति को जो है वो मातृ देवी के रूप में जो है वो पूजा जाता था। इन्हें सौभाग्य तथा धन धान की देवी माना जाता था। रोमा को जो है वो
सिर पर टोप तथा हाथ में बर्छा लिए हुए दिखाया गया है। मुखमंडल में काफ़ी तेज दिखाई पड़ता है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में कुबेर, हारिति, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य आदि की मूर्तियां जो हैं इस समय देखने को मिलती हैं। अब देखिए क्या है कि गांधार शैली में निर्मित बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन मूर्तियों में आध्यात्मिकता तथा भावुकता न होकर बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य की जो प्रधानता है वो देखने को मिलती है। जो स्पिरिचुअलिटी है वो मथुरा कला में या बाद की जो कला हैं, कलाकृतियाँ हैं, जो कि शैलियाँ अलग अलग डेवलप हुई अमरावती वगैरह में, वहाँ देखने को मिलती है ये। अब देखिए मथुरा कला शैली की भी विकसित हुई थी और इसी को माना जाता है कि मथुरा कला शैली में ही बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति बनी थी। इसके पीछे बहुत सारे प्रमाण भी दिए गए हैं। तो मथुरा की बौद्ध जो मूर्तियां हैं वो गांधार बौद्ध मूर्तियों से अपने स्वरूप में भिन्न थी। चूँकि ईसा पूर्व पहली शताब्दी मथुरा जो है भक्ति आंदोलन का केंद्र बन चुका था, तो इसलिए मूर्ति कला का रूप काफ़ी विकसित हो चुका था। बाद में गांधार कला इसी के आधार पर विकसित हुई है। मथुरा कला के प्रारंभिक रूप में देखिए संकर्षण हैं, वासुदेव हैं, पंचवीर जिसमें बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और तथा सांब हैं, इनकी मूर्तियां देखने को मिलती हैं, आदि की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसी तरह जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी अंकित की गई हैं। बाद में इन्हीं आधारों पर गांधार कला के जो शिल्पकार थे उन्होंने इसी का मतलब सहारा लेकर के गांधार कला में मूर्तियों की निर्माण किया था। इसी का आगे चलकर बौद्ध धर्म पर भी प्रभाव पड़ा। कनिष्क के शासनकाल में जब बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण प्राप्त हुआ तो देखें तब बौद्ध धर्म प्रतिमाओं को भी अंकन होने लग गया और इस प्रकार मथुरा शिल्पियों के द्वारा पहले से बोधिसत्व फिर बुद्ध की मूर्तियां निर्मित की जाने लगी और कुछ बोधिसत्वों की ऐसी प्रतिमाएं भी मिली हैं जिन पर कनिष्क संवत की प्रारंभिक तिथियों का भी लेख मिलता है। यानी मथुरा में जो मूर्तियां मिली हैं उन पर जो है वो कनिष्क संवत की प्रारंभिक तिथियों का भी लेख मिलता है, लेकिन गांधार कला की जो मूर्तियां उसमें कुछ में ही मिलता है, बाकी में नहीं मिलता। इसके विपरीत गांधार कला की मूर्तियों पर इस प्रकार के लेख नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, जिसके आधार पर माना गया कि मथुरा कला जो है वो गांधार कला से ज़्यादा प्राचीन थी। फिर गांधार मूर्तियों पर जो प्रतिमा चिन्ह मिलते हैं जैसे पद्मासन है, ध्यान है, उनका स्रोत भारतीय है, न कि ईरानी या यूनानी। अतः गांधार के शिल्पकारों ने ये लक्षण मथुरा के शिल्पकारों से ग्रहण किए थे। इस तरह मथुरा कला गांधार कला से अधिक प्राचीन साबित होती है। तो एक मुद्दा आता है कि दोनों कला शैलियों में प्राचीन कौन थी, तो इसके बारे में तर्क दिए गए हैं। मथुरा कला में बुद्ध एवं बोधिसत्वों की खड़ी तथा बैठी हुई मुद्रा में, यानी खड़ी और बैठी हुई मुद्रा में जो है वो मूर्तियां देखने को मिलती है मथुरा कला में। बुद्ध का भी मानी बात, महात्मा बुद्ध का भी अंकन होगा और बोधिसत्वों का भी होगा। तो कटरा से देखिए जो बुद्ध मूर्ति मिली है उसका बहुत ही मतलब स्थान महत्वपूर्ण है। इसमें महात्मा बुद्ध को भिक्षु वेश धारण किए हुए दिखाया गया है, यानी भिक्षु वेश में है वो, और वो बोधि वृक्ष के नीचे सिंहासन पर विराजमान है और उनका दायां जो हाथ है वो अभय मुद्रा में है और फिर देखिए ऊपर उठा हुआ है और उनकी हथेली तथा तलवों पर धर्मचक्र तथा त्रिरत्न के चिन्ह बनाए गए हैं। बुद्ध के पीछे प्रभामंडल भी प्रदर्शित किया गया है, यानी जो प्रभामंडल है उसको भी दिखाया गया है, यानी पीछे जो एक तेज जो है गोलाकार रूप में दिखाया गया है, जो इससे पहले की मूर्तियों में दिखाई नहीं पड़ता है। इसे ईरानी प्रभाव के रूप में स्वीकार किया क्योंकि वो प्रभामंडल जो है वो ईरानी मूर्तियों में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। अब देखिए आप बुद्ध मूर्तियों के अतिरिक्त मैत्रेय, काश्यप, अवलोकितेश्वर आदि बोधिसत्व की मूर्तियां भी मथुरा शैली में मिलती हैं। इन मूर्तियों के अतिरिक्त हिंदू एवं जैन मूर्तियों का निर्माण भी इसमें किया गया है, जबकि गांधार जो कला शिल्प है उसमें ज़्यादातर बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही मूर्तियां देखने को मिलती हैं। हिंदू धर्म की मूर्तियों की संख्या कम है। जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया, यानी हिंदू और जैन मूर्तियों का भी किया गया और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां भी हैं। हिंदू देवताओं में विष्णु हैं, सूर्य हैं, शिव हैं, कुबेर, नाग, यक्ष की प्रतिमाएं जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी पार्वती की प्रतिमा भी जो है वो देखने को मिलती है। पहली बार मथुरा कला के कलाकारों ने ही बनाया था। अब देखिए मथुरा में पाशुपत संप्रदाय के लोग बहुत ज़्यादा रहते थे, अलग अलग प्रकार के लिंग भी उनका भी चित्रण किया गया। यानी ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं, लिंगों की अलग अलग स्वरूप में लिंग दिखाई पड़ते हैं, यानी शिवलिंग के विविध रूप जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि पाशुपत संप्रदाय के लोग मथुरा में बहुत रहते थे। मथुरा में सूर्य की जो प्रतिमा मिली है आप देखेंगे तो सूर्य को मानव के रूप में लंबी कोट, पतलून और बूट पहने हुए दिखाया गया है। 2 या 4 घोड़े के साथ रथ पर सवार होते हुए दिखाया गया है। उनके कंधे पर मतलब एक आभा दी गई है ताकि देखने के बाद एक अच्छा एहसास हो, इस प्रकार का प्रयोग किया गया है।
उनके कंधे पर लहराते हुए बाल हैं, देखिए लहराते हुए बाल हैं, और मुंह पर नुकीली मूछें भी हैं। तो स्पष्ट रूप से ईरानी परंपरा का ही अनुकरण है जो कि भारतीय कलाकारों ने किया था। कलाकारों ने कार्तिकेय, कुबेर, इंद्र, गणेश, अग्नि आदि की मूर्तियां भी बनाई हैं। विविध लोक देवताओं जैसे यक्ष, किन्नर, नाग यानी लोक देवता भी हैं, इसमें यक्ष है, किन्नर, नाग, गंधर्व आदि की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि मूर्ति कला का में काफ़ी विविधता भी है और बड़ी संख्या में मूर्तियां जो है निर्मित की जा रही थीं। इसके पीछे कारण ये क्योंकि उनको खरीदने वाले लोग मौजूद थे, पैसा था, संपत्ति थी। जो बड़े लोग होते हैं वो मूर्तियों को खरीदते थे, उससे घर के अंदर एक वैभव बढ़ता है और एक धार्मिक माहौल भी निर्मित होता है। तो इतनी मूर्तियाँ क्यों बन रही थी? इसीलिए बन रही थी ना कि वो खरीदार लोग मौजूद थे और पैसा था तो खरीदारी हो रही थी। तो जब खरीदारी होगी तो कलाकृतियों की संख्या तो बढ़ेगी और कलाकारों को रोज़गार भी मिलेगा। तो इसी तरह देखेंगे आप मथुरा में और गंधार में ये जितने भी कलाकार हैं, सीधी सी बात है कि उनको अपनी मेहनत का परिश्रम जो है, वो जो फल जो है, जो वेतन है वो भी अच्छा मिलता होगा, क्योंकि संपन्न लोग खरीद रहे हैं। तो उनके लिए भी अपनी आजीविका चलाने का एक अच्छा माध्यम कलाकारों को मिला हुआ था। तो ये मैंने आपके सामने जो है वो रखा है, यानी गांधार कला और मथुरा कला के बारे में। तो कुषाण काल के बारे में ये मैंने जो जानकारी संक्षेप में आपके सामने रखी है, एक भूमिका तैयार करने का उद्देश्य है, ताकि एक चीज़ सामने आ जाए तो फिर इंसान किताब खोल करके बहुत सारी चीज़ें अपने स्तर पर लोग तैयार कर लेते हैं। तो एक इनिशिएटिव है, एक कह सकते हैं कि प्रेरणा देने के लिए ये एक काम करेगा ये। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।